एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन लाइन इंटीग्रल जो चैप्टर है हमारा, इसमें है लाइन इंटीग्रल। उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल, फिर पढ़ेंगे हम वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, और इसमें 3 थियरम हम पढ़ने वाले हैं, ग्रीन थियरम, स्टोक थियरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थियरम। तो बारी बारी से आइए पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लाइन इंटीग्रल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लेंगे। उसके बाद हम लाइन इंटीग्रल कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए कर्व। किसी कर्व का हम वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। लिखा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t इज कॉल्ड कर्व। thus the vector equation of a curve is r x t I cap j cap z cap where t is bounded to alpha beta। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं कि किसी भी पॉइंट जो वेक्टर पोजीशन होता है उसका हम लोकस ले लेंगे तो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगा। आइए किसी का वेक्टर इक्वेशन समझते हैं, कैसे वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। जैसे एक वेक्टर इक्वेशन आपको सर्कल का लिखना है तो आप सभी जानते हैं सर्कल आपका ऐसे बनता है, या आपका एक्स एक्सिस है या आपका वाई एक्सिस है। सर्कल बना दिए। सर्कल का जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है x इजिकल टू ए कॉस टी, y इजिकल टू ए साइन टी। ठीक है, और किसी पॉइंट पे पोजीशन अगर p ले लेते हैं, यह जो दूरी है r, यह कहलाती है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर r इजिकल टू एक्स आई कैप, आई यूनिट वेक्टर है, प्लस y जे कैप प्लस, और एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे होता है z की वैल्यू 0 इंटू के कैप। r इजिकल टू एक्स इजिकल टू क्या पुट कर देंगे, a cos t आई कैप प्लस a sin t j कैप प्लस u इंटू 0। दिस इंप्लाइड एट r t। t क्या है, t आपका कोई पैरामीटर है, यह आपका बदलता रहता है। और t कहां से कहां तक वेरी करता है, इस पोजीशन पे एंगल कितना है 0, और जब टोटल रोटेशन होगा, रोटेट होके पूरा जो सर्कल बनता है वह 2 पाई के बीच बनता है। तो t वेरी करता है 0 से 2 पाई, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन होता है r वेक्टर r a cos t i कैप a sin t j कैप 0। देखिए ऐसे ही है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फंक्शन ऑफ t होता है। तो फंक्शन ऑफ t, देखिए फंक्शन ऑफ t में लिखा हुआ है, फिर पोजीशन वेक्टर में क्या आता है x t मीन्स यहाँ पे क्या है a cos t, फिर क्या होता है i कैप लिखा हुआ है, फिर y t j कैप, इसमें भी क्या लिखा है a sin t j कैप। अगर 3D प्लेन है तो z आता है, 3D प्लेन नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 है आता है। और जो रेंज लिखा हुआ है t बिटवीन 2 पॉइंट अल्फा टू बीटा, सर्कल कहां से कहां तक बाउंडेड होता है 2 पाई के बीच में। तो r क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। और इसी पोजीशन वेक्टर का अगर हम लोकस ले लेंगे, कोई पोजीशन वेक्टर है, सर्कल है, और सर्कल का कोई पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, इसी का अगर हम लोकस ले लेंगे पोजीशन वेक्टर का, तो वह क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। अगर हम किसी
अगर एट पॉइंट जीरो पे पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है सर्कल का r इजिकल टू तो a cos t का वैल्यू 0 प्लस a sin t 0 और प्लस 0 r इजिकल टू क्या हो जाएगा a cos 0 की वैल्यू हो जाएगी cos 0 की वैल्यू होती है 1 यानी a यानी पोजीशन वेक्टर एट 0 पे क्या होता है a होता है यानी 0 इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या होगा यह रेडियस a के बराबर। पुनः इस पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं एंगल कितना ले लेंगे 90 डिग्री इस पॉइंट पे भी ले लेंगे 180 डिग्री पे पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पे भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं यानी किसी और इसी पोजीशन वेक्टर का हम लोकस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा किसी कर्व का इक्वेशन आएगा। तो यह आपका प्रोसेस है पोजीशन वेक्टर की मदद से किसी भी सर्कल हो इलिप्स हो किसी का हम क्या निकाल सकते हैं वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं क्लोज कर्व क्या होता है। क्लोज कर्व होता है किसे कहते हैं इफ पोजीशन वेक्टर एट अल्फा और पोजीशन वेक्टर एट बीटा इक्वल है देन द कर्व is called closed curve is called closed curve। अगर अल्फा पे और बीटा पे पोजीशन वेक्टर का मान इक्वल है तो वह कर्व क्लोज कर्व कहलाता है। फॉर एग्जांपल आइए समझते हैं सर्कल के लिए सर्कल का अभी हमने इक्वेशन लिखा है a cos t प्लस a sin t प्लस 0 यहाँ पे i कैप j कैप या 0 हो गया r और इसी को क्या बोला जाता है आर टी बोला जाता है। तो r 0 पे निकालें तो a cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो a i हो गया और r का 2 पाई पे निकालना है तो आप जानते हैं cos 2 पाई का मान cos 2 पाई इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से cos 2 पाई का मान 1 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा cos t की वैल्यू 2 पाई तो ये भी ए आई आ गया। और हम जानते हैं अभी हमने डिस्कस किया था t जो बाउंडेड होता है 0 से 2 पाई के बीच। तो अल्फा पे अल्फा मीन्स 0 पे और बीटा मीन्स 2 पाई पे ए आई आ गया दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो कोई भी ऐसा कर्व जिसका मान इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से कर्व शुरू होता है इनिशियल पॉइंट पे और टर्मिनल पॉइंट कर्व सर्कल का क्या होता है 2 पाई इज द टर्मिनल पॉइंट 2 पाई इसका टर्मिनल पॉइंट होता है और 0 क्या है इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट पे किसी कर्व का मान और टर्मिनल पॉइंट पे किसी कर्व का मान आपस में बराबर होता है तो उस कर्व को कहते हैं क्लोज कर्व। तो सर्कल में ऐसा ही सिचुएशन आता है टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे मान बराबर आता है तो क्या बनता है सर्कल और सर्कल एक क्लोज कर्व है। देखिए अभी पैराबोला का बात करेंगे हाइपरबोला का बात करेंगे वह क्लोज कर्व नहीं है। सर्कल है इलिप्स है ये सब क्या होते हैं ये सारे के सारे क्लोज कर्व होते हैं। तो क्लोज कर्व क्या होता है कि इफ आर अल्फा यानी पोजीशन वेक्टर का मान इनिशियल पॉइंट पे और पोजीशन वेक्टर का मान टर्मिनल पॉइंट पे आपस में बराबर हो ऐसे कर्व को बोलते हैं क्लोज कर्व। नेक्स्ट है स्मूथ कर्व क्या होता है लेट आरटी मींस पोजीशन वेक्टर possesses a continuous फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। इट मींस अगर किसी कर्व का इक्वेशन अगर लिखा है इस तरह से एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यानी डी आर
अपान dt अगर निकालें, अगर यह नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, किसी भी कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव dr अपान dt अगर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर यानी 0 के बराबर नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऐसे कर्व को कहेंगे कि वह स्मूथ कर्व है। अगर कोई भी कर्व आ गया जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव का मान dr अपन dt का मान इक्वल टू 0 आ गया, तो ऐसे कर्व को कहेंगे कि वह स्मूथ कर्व नहीं है। तो वही कह रहा है कि लेट rt possesses a continuous first order derivative not equal to 0 vector for all values of t, then this type of curve is called smooth curve। तो स्मूथ कर्व भी आप समझ गए। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ क्लोज्ड स्मूथ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर इज नोन एज सिंपल क्लोज्ड कर्व। यानी ऐसा कर्व जो कहीं इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे कर्व को सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। जैसे हमने एक कर्व बनाया इस तरह से, इस तरह से देखिए कर्व है, यह कर्व क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। इस तरह का कर्व इंटरसेक्ट करता है तो यह क्लोज कर्व नहीं है। क्लोज सिंपल क्लोज कर्व होता है कि जिसका फर्स्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे पे इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे कर्व को कहते हैं सिंपल क्लोज कर्व। तो वही डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है सिंपल क्लोज कर्व का, ऐसा कर्व जो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे कर्व को कहते हैं सिंपल क्लोज कर्व। नेक्स्ट अगला है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व एट पी। कैसे यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसी कर्व का निकालते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए लेट पी आर एंड क्यू आर प्लस डेल्टा आर बी टू consecutive points on the curve C between 2 points A and B। देन आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास कोई कर्व है, इस कर्व पे, कर्व का क्या नाम है? ए बी। इस पे दो पॉइंट हैं पी, इसका कोऑर्डिनेट है पोजीशन वेक्टर में आर, और यह आपका क्यू है आर प्लस डेल आर। और आप किसी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ओरिजिन की जरूरत पड़ती है, फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट यहाँ से है, इसका पोजीशन वेक्टर यह होगा आर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर प्लस डेल आर। पी क्यू निकालना है, पी क्यू यानी दो पॉइंटों के बीच का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए पी क्यू इक्वल टू होता है क्यू का पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल आर माइनस आर का पोजीशन वेक्टर आर, कैंसिल हो गया। पी क्यू क्या हो गया? डेल आर, यानी पी क्यू की जो दूरी हो गई वह कितना हो गया? डेल आर। तो देन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल आर। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। किसी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? उस वेक्टर में और उस वेक्टर के मॉडुलस वैल्यू से अगर डिवाइड, जैसे कोई वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वह वेक्टर और मॉड ऑफ ए, यह कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए करेंगे डेल आर अपान, डेल आर क्या बता रहा है? पी और क्यू के बीच की दूरी। अगर पी और क्यू के बीच की दूरी अगर हम डेल एस ले लें, डेल एस, वेयर डेल एस इज इक्वल टू क्या है? टेंजेंट
लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, यानी जो पी क्यू आर्क है उसका लेंथ हम क्या मान लें, वह डेल एस मान लें। लिमिट ले लेते हैं, लिमिट लेंगे Q टेंस टू P, अगर यह आपका P था, यह आपका Q था, ठीक है। अगर P और Q ज्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे तो इसका कुछ ना कुछ यह दूरी और यह दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन अगर यह P और Q के बीच की दूरी बहुत कम है तो यह आर्क लेंथ और यह लेंथ लगभग आपस में बराबर होगी। तो वही लिखा है Q टेंस टू P डेल R अपान डेल S इज इक्वल टू लिमिट, या डेल S क्या होगी, डेल S जो यह लेंथ है, अगर दोनों बहुत नजदीक हैं तो डेल S किसको टेंस करेगा, जीरो की तरफ टेंस करेगा। अगर दोनों क्लोज हैं, अगर दोनों पॉइंट बहुत पास हैं तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। तो डेल S अपान डेल S टेंस टू जीरो डेल R अपान डेल S, दिस इंप्लाई दैट dr अपान ds, dr अपान ds, यही dr अपान ds क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर एलोंग टेंजेंट एट P, यानी dr अपान dt यानी P के एलोंग अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसका इक्वेशन निकालना है तो क्या करें, r को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो P पे क्या बताएगा, यूनिट टेंजेंट का वैल्यू बताएगा या यूनिट वेक्टर टेंजेंट बताएगा, यानी और इसको किससे डिनोट किया जाता है, T से, यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर T इज इक्वल टू फार्मूला आपका होता है dr अपान dt, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले P और Q लिए, P और Q के बीच का दूरी लिए, ठीक है, इसका वेक्टर एलॉन्ग PQ निकाले, ठीक है, और मान लिए कि दोनों आपस में P और Q के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, यह इक्वेशन आ गया। अब इसकी जरूरत हमारी आगे के लेक्चर में पड़ेगी जब हम लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माय वीडियो।